ओम भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत अब से पूर्व आपने पौरोहित्य कर्म के संबंध में कुछ बातें सुनी। मौगों के विस्तृत गौरवपूर्ण इतिहास के विषय में हम लोग की काफी बातें हो चुकी हैं। उस गौरवपूर्ण इतिहास से विकट वर्तमान तक पहुंचने के क्रम में क्या क्या विसंगतियां उत्पन्न हुई, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। वे मग विप्र जो फूंक मार करके अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे, जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रसंग में की है, आज उनकी क्या स्थिति हो रही है, क्यों हुई, इन सब बातों पर अब थोड़ा विचार करना समीचीन प्रतीत हो रहा है। परिवेश का प्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ता है। ऐसे में फिर हम सूर्यांशी इससे बचे कैसे रह सकते थे। शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में आकर के यहां से हम पुनः वापस जा नहीं पाए, यहीं हमको बस जाना पड़ा और बसने के बाद फिर यहाँ के परिवेश के हम निरंतर शिकार होते रहे। हमारे अंदर जो सौर ऊर्जा थी, शनै शनै उसका क्षरण होता रहा। इतना ही नहीं, हमारी ये ऊर्जस्विता ही हमारे लिए घातक बन गया। कुछ वैसी ही बातें जैसे अभी लोग कहावत कहते हैं कि भाई घोड़े के साथ गधा नहीं दौड़ सकता है। घोड़े की गति अलग है, गधे की गति अलग है। तो आधुनिक विचारक तो गधे की गति को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं सोचते हैं, बल्कि घोड़े के पांव में ही आघात कर देना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। ये सिद्धांत उन्हें ज्यादा पसंद आता है। यानी कि घोड़े की गति में ही अवरोध पैदा कर दो ताकि उसकी गति कम हो जाए, गधे के साथ वो चलने लगे। अब यहाँ ये इन बातों का इस तुलना से हम किसी को श्रेष्ठ और किसी को हेय का नहीं कह रहे हैं। कहना यह है कि हमारी तीव्रता, हमारी प्रखरता ही हमारे लिए घातक बन गई और तत्कालीन समाज, जम्बूद्वीपीय समाज के समक्ष हम ईर्ष्या के कारण बने। स्वाभाविक है, जिसके पास वो तेज नहीं है या जिसके बदले में, जिसकी तेजहीनता की स्थिति में शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में मगों को आना पड़ा, लाया गया, तो स्वाभाविक है कि
खुले तौर पर प्रखर रूप से वो उन बातों को व्यक्त न कर पावे, लेकिन उसकी अपनी आत्महीनता, तो उसे जरूर शांति होगी। और दूसरी ओर इनकी प्रखरता सही नहीं जाती हो। इतना ही नहीं, इनकी प्रखरता को बाधित करने के लिए, प्रखरता को बदनाम करने के लिए तरह तरह से खेल भी रचे गए पिछले समय में। खेल रचने वाला समाज भी जानता है इन बातों को कि उसने तो रचा ही है, और परिणामों को भोगने वाला हमारा मग समाज भी जानता है कि किस तरह की विषम परिस्थितियों को झेलना पड़ा है। तरह तरह से कि इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते रहे हैं, बचकानी बातें करके, तथ्यहीन बातें करके। सबसे पहली बात तो वहीं से शुरू होती है कि ये भाई 18 परिवार आए थे यहाँ पर रोहिताय करने के लिए, आचार्य जी करने के लिए आए थे। माने अन्य वर्गों के द्वारा जो बातें कही जा रही, मैं यहाँ उस बात को कह रहा हूँ कि आए थे वहां से 18 परिवार। आज कोई पंडित जी को आप बुलाते हैं, कोई जजमान के यहाँ जाते हैं, तो पंडित जी अकेले अपना शंख पोथी लेके जाते हैं, शंख फूकते हैं, दक्षिणा लेते हैं, घर चले आते हैं दान दक्षिणा लेकर। तो तर्क ये है कि तो ऐसे ही आए होंगे लोग यहाँ पर, और आकर के यहाँ बस गए, लौटे तो नहीं, और यहाँ आए तो फिर अकेले आए। तो फिर आज उनका ये वंश विस्तार कैसे हुआ? तो इसके लिए वो फिर वही शब्द समझ में तो आया नहीं। सबसे पहले उन्होंने कि भोजक शब्द पर आपत्ति उन्होंने जताई। क्या भाई कह करके शब्द के शब्दों के अर्थ का अनर्थ करके कि वो भोज वंशीय, यानी भोज राजा भोज वंशीय राजकन्याओं से उन्होंने विवाह किया। इस तरह से मतलब कि इनको वर्णशंकर सिद्ध किया गया ईर्षालु तत्कालीन समाज द्वारा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि फिर कब का ये प्रसंग है, कब शाकद्वीप आए शाकद्वीप से यहाँ पर, और कब राजा भोज हुए। तो इससे तो तथ्य से और इतिहास से क्या मतलब? कुछ कहना है, कुछ कह जाना है, विरोध में उलझुल बातें कर जाना है। पुराण के तथ्यों में तो जाना नहीं है, जबकि वहां स्पष्ट है भविष्य पुराण, जहां पर आगमन की भविष्य पुराण, शाम पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, नारद पुराण, कुरु पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, जहां कई भी इनकी जो चर्चा है, और स्पष्ट है कि भाई वे ये ऊर्जस्वी जो ये जो ब्राह्मण थे, दिव्य ब्राह्मण, वो अपने दाएं अंग से और बाएं अंग से पुनः जो 8 प्रधान जो उत्पन्न हुए वो पैदा किए, दाएं और बाएं अंगों से स्त्री और पुरुष की संरचना की, और वहां तक उनमें ये मानसिक सृष्टि करने की क्षमता थी। ये बात तो वहीं शाकद्वीप की का ये प्रसंग, उस प्रसंग पर ध्यान नहीं देते। वो ऊर्जा वाले, वो शक्ति वाले थे। बाद में भी जिस समय यहाँ आए जम्बूद्वीप में, शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में आए भी तो 18 कुल, और ज्यादा दूर नहीं, कम से कम 72 पूर्व में जो बृहस्पति पाठक जी ने लोकगीत में जो कहा है, कुल 18 लाभ नहीं, कुल पूरे परिवार के सहित वो आए, अकेले नहीं आए थे। आज वाली परंपरा नहीं थी कि पंडित जी शंख पोथी लेकर के चले गए जजमान के यहाँ शंख फूकने। पूरे परिवार के साथ वो आए यहाँ, और नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, यहीं बस गए। ये ईर्षा, इनकी ओजस्विता, इनकी तेजी ही ईर्षा का मौका दिया। एक से एक श्लोकों की भी रचनाएं हुई। कुष्मांडम महिषीरम बिलोपत्र मगध्यजम, तोड़ मड़ोड़ करके शब्दों का जाल फैलाया गया कि भाई ये त्याज्य ब्राह्मण में से है। तरह तरह के आरोप लगे।
शाकद्वीप की अवस्थिति पर भी प्रश्न उठाए गए। जैसे आए दिन वर्तमान समय में राजनेताओं द्वारा सत्तारूढ़ के विपक्ष के से विपरीत हर कार्य पर उंगलियां उठाई जाती हैं। इस तरह की ये कोई नई बात नहीं है कि राजनीति में, तो ये राजनीति और कूटनीति और दुष्ट नीति तो हर युग में कमोबेश होते रहा है। तो हम मग भी इस तरह की ईर्ष्या के शिकार काफी हुए और समय समय पर अपने और माने आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, उस क्रम में बहुत सारी पुस्तकों की, अभी पिछले प्रसंग में हमने कुछ पुस्तकों की चर्चा की थी, मगोत्कर्ष वगैरह, मग तिलक, मग दर्पण वगैरह, तो उन सारी वहां पर ये सारी चीजें रखी गई प्रमाण के सहित। और ये वास्तव में प्रमाण अपने आप को देने के लिए नहीं था। ये प्रमाण एक पुस्तक बहुत पहले, करीब 60-70 वर्ष पहले की और पतली सी पुस्तिका है, दुर्जन मुख चपेटिका। दुर्जन मुख चपेटिका, जो दुर्जन है, दुष्ट है, उनके मुंह पर थप्पड़ मारने की बातें, माने उन्हें ये दिखलाया गया कि देखो हम क्या हैं। इस तरह से अन्य सारी चीज, तो अभी इन बातों को चर्चा करने का मेरा उद्देश्य है कि अन्य को जवाब देने के लिए नहीं, लेकिन हम स्वयं तो अपने बारे में कम से कम हम जाने इन चीजों को कि हम क्या थे जान करके और क्या हो गए हैं, तब दोनों की तुलना करेंगे और तब फिर आगे की बातें भविष्य की सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हम पहले भी प्रसंग में कह चुके हैं कि इतिहास से लेकर के वर्तमान तक आकर के फिर भविष्य के बारे में हम चिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि क्या मुझे करना चाहिए। ये सारी बातें प्रसंगवश उदाहरण सहित, प्रमाण सहित मैंने भी अपनी पुस्तक पुण्यार्क मग दीपिका में सारे बातों को संकलित किया है। इसका अवलोकन करना चाहिए, कम से कम अपनी सारी अपने बारे में अपनी बातों को जानना चाहिए। हम स्वयं नहीं जानेंगे अपने बारे में तो फिर दूसरे के सामने हम क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। और फिर केवल उसको रटते रहने से भी काम नहीं चलेगा, तदनुसार अपने अंदर जो कमियां आई उसके अनुसार सारी चीजें पर ध्यान देना होगा, उसमें परिष्कार की आवश्यकता होगी, उसमें सुधार की, जहां जो त्रुटि नजर आएगी उस पर आत्मचिंतन करके उसमें सुधार करें। तो इतना तो तय है, इतना तो निश्चित है कि हमारे अंदर वो वर्ण संकरता नहीं है। हम अपने कुल के साथ आए थे और तदनुसार से ही हमारी वंशवृद्धि अपने अपने ढंग से अपने कुल में ही अपनी परंपरा के अनुसार ही अपनी चली। लेकिन यहाँ रहते रहते जो सनई सनई यहाँ का परिवेशीय प्रभाव जो पड़ा, भला तो काम हम छल के शिकार हुए, दक्षिणा लेकर के, बान का पीड़ा खा करके दक्षिणा गुप्त रूप से नारियल के अंदर मोहरे भरी को ग्रहण करके हमारे ऊपर जो हमारे तेज बल पर जो प्रहार हुआ, तो तदनुसार फिर रहने की व्यवस्था हमारी हो गई और रह गए। तो फिर यहाँ के वातावरण में हर तरह से यहाँ के गुण तो सारी चीजों से हम प्रभावित होने लगे धीरे धीरे। अपना जो हमारा मूल कार्य था उसे हम बिल्कुल भूल गए, धीरे धीरे बिल्कुल भूल गए सब सच पूछे। एकमात्र हम सूर्य के उपासक, उस सूर्य के जो समय समय पर जो उदय ब्रह्मणे रूप मध्यान्ह तो महेश्वर अस्त काले स्वयं विष्णु रूप दिवक, सूर्य का जो ये 3 कालों में 3 तरह का जो, फिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हम विभिन्न अन्य अन्य देवताओं के फेर में पड़ गए, ये कार्य वो कार्य वो कार्य। कहीं ना कहीं वो परिवेश का शिकार स्थितियां, और बीच में हमारे बहुत ऐसा भी हुआ कि हमारे साथ बहुत सारा की बर्बरताएं भी हुई
और शनै शनै माने 2500 वर्ष तक, लगभग 5000 से ऊपर हो गए आए हुए, उसके पूर्व के जो अभी कली काल के जो अब तक व्यतीत कली को दो भागों में अगर बांटते हैं तो पूर्वार्ध जो 2500 शंकराचार्य तक का समय था, तो अपेक्षाकृत ठीक ठाक उसको कह सकते हैं हमारे। तो ठीक ठाक रहने का कारण कि हमारा जो मूल आधार जो था हमारा सूर्य तंत्र साधना की वजह से हमारे अंदर वो सौर ऊर्जा विद्यमान थी। लेकिन धीरे धीरे शंकर के बाद, मतलब कि इन 2500 वर्षों में, उसमें भी फिर बाद के जो गुलामी का जो लंबा दौर रहा भारतवर्ष पर, उस काल में तो और भी तरह की समस्याएं हमारे सामने आई। हम प्रताड़ना, विस्थापन, प्रताड़ना के शिकार भी यहाँ वहाँ। लेकिन समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, परेशान किया जाना, तंग किया जाना, ये एक पक्ष है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि स्वयं भी हम अपने आप को समाज के साथ हम घोलते चले गए। तो मिलना जुलना अच्छी बात होती है, हम जहां जिस परिवेश में रहते हैं वहां उस परिवेश में ढलना अच्छी बात होती है, लेकिन बिल्कुल अपने को बिसार देना ये तो बुद्धिमानी नहीं है। हम अपना कर्म भूल गए, हम अन्य विप्रों की तरह अब हम हाथ पसार करके दान लेने के लिए आतुर हैं। सूर्य की उपासना करके भोजन करने वाला हम भोजक ब्राह्मण, सूर्य की सेवा में निरंतर रत रहने वाले हम सेवक ब्राह्मण, सेवाक ब्राह्मण, हठ पूर्वक बिल्कुल अपने पर दृढ़ मन, एकदम दृढ़ रहने वाले हठीला ब्राह्मण। और आज क्या स्थिति बना ली है। ये सभी सार्थक शब्द हैं, इन सबका क्या मतलब था। हम ये थे, हमारे ये सब हमारे गुण बोधक हैं, विशेषण हैं हमारे। वो सारे विशेषण तो केवल अब कहने के लिए दिख रहे हैं। संस्कारहीनता। तो पिछले प्रसंग में हमने कहा कि हम 4 बिंदुओं पर क्रमिक रूप से हम आगे विचार करेंगे। तो पहला बिंदु होता है विचार का आहार। योग शास्त्र में भी कहा गया है कि आहार शुद्धि सर्वशुद्धि। आहार अगर मेरा शुद्ध है, सही है, तो काफी कुछ हम संतुलित व्यवस्थित रख सकते हैं। इस स्थूल शरीर का पोषण, निर्माण से लेकर के पोषण तक सारे कार्य जो है वो आहार पर। अब आहार शब्द को यहाँ हम संकुचित अर्थ में भी हम ले सकते हैं और व्यापक अर्थ में भी ले सकते हैं। संकुचित अर्थ में इस मायने में कि हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जल लिए मुंह से जो खाए, आहार सामान्य तो क्या आप आहार का अर्थ तो यही लगाया जाता है, सामान्य अर्थ ही आहार का है संकुचित अर्थ में। लेकिन व्यापक अर्थ में आहार शब्द का क्या अर्थ है योग के अनुसार? कि इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ आहरण करते हैं, लेते हैं, अंदर समावेशित कर रहे हैं, हम आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, नासा से ले रहे हैं, त्वचा से जो अनुभव कर रहे हैं, ये सारे के सारे सब ये आहार के अंदर हैं। तो विस्तृत व्यापक आहार पर न भी जाएं, संकुचित आहार पर भी अगर हम विचार करें तो संकुचित आहार भी मेरा बहुत प्रभावित हुआ इस जम्बूद्वीपीय परिवेश में।
मग भी फिर स्वयं पाकी हुआ करते थे। इसकी चर्चा हम पिछले प्रसंग में भी कर चुके हैं। स्वयं पाकी यानी कि कहीं वो खाते स्वयं, एक परिवार मतलब कि आप स्वयं पाकी। कुछ लोग जो कि बिल्कुल अपने अपने बनाएंगे अपना भोजन, सूर्य के पास में प्रसाद बनाए, सूर्य की पूजा किए, अर्पण किए और नैवेद्य लिए। या फिर हुआ कि थोड़ा एक परिवार के अंदर जब तक उसके यहां पारिवारिक संबंध जिससे जब होता था, हो जाता था, तभी हम उस दूसरे परिवार में हम भोजन ग्रहण करते थे। फिर बात ये क्रम आया, ये परंपरा। यानी इससे भिन्न हम कहीं खाते पीते नहीं थे। परंपरा ये थी, और इस परंपरा का निर्वहन भी बहुत बाद तक होता आया है, बहुत बाद तक होता। अभी कली काल के समय को दो भागों में हमने जो बांटा, शंकर पूर्व और शंकर बाद के बाद। शंकर मीन्स आचार्य आद्य शंकर की हम बात कर रहे हैं, 2500 वर्ष पहले और 2500 वर्ष बाद की स्थिति को हम दो भाग में सुविधा के लिए बांट रहे हैं। और फिर इधर वाले 2500 को तो फिर और कई टुकड़ों में, उधर मुगल मौर्य काल का, मुगल काल का, मुगल के बाद का काल का, और निरंतर अब तो हमारा ये ग्राफ जो है वो नीचे की ओर ही जा रहा है क्रम से। ये हमारा आहार बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। आहार प्रभावित, साथ में मिलना जुलना, खाना पीना, जैसे सबके यहाँ हम खाना पीना शुरू कर। पौरोहित घर में आचार्य जी से नीचे आए, पौरोहित्य में आ गए, पौरोहित्य में आ गए, आकर के खाना पीना सबके साथ शुरू हो गया। ये ठीक है कि अन्य ब्राह्मण जो हैं, जम्बूद्वीपीय अन्य ब्राह्मण हैं, वो भी पूज्य हैं। हम अपने यहाँ उनको बुलाएंगे, उनकी पूजा हम करेंगे। वहां भेद की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 और ये 1 11 भी, अगर ये 11 भी क्रम माने तो हम एक दूसरे के लिए यहाँ पर हम श्रेष्ठ और निकृष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बराबर हैं। हम उनको पूजेंगे। ब्राह्मण का आसन देकर के हम अन्य ब्राह्मण को भी, मगेतर, मग से इतर जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी हम पूजा करेंगे। लेकिन हम उनके यहां भोजन नहीं करेंगे। भोजन के लिए तो जब तो हम अपने मग के यहाँ भी अन्य के यहाँ भोजन नहीं करने की परंपरा थी, तो फिर अन्य मगेतर के यहाँ भोजन करने का, मगों से इतर भिन्न के यहाँ भोजन करने का तो कोई तुक ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बदलते गई। ठीक, कालांतर में और भी विकृतियां आई। वर्तमान स्थिति को देखें तो अभोज्य पदार्थ भी, अखाद्य पदार्थ भी हमारे यहाँ धीरे धीरे उसका व्यवहार काफी बढ़ता जा रहा है। और फिर तरह तरह के वहां पर झूठ बहानेबाजी की बात है। कुछ ऐसे भी अभी मग परिवार हैं, कुछ क्या, अब ढूंढने की वर्तमान स्थिति तो यहां तक ये हो गई कि अब आहार हमारा इतना विकृत हो चुका है, इतना विकृत हो चुका है कि सामान्य, अब तो प्याज लहसुन को तो हमने सीधे अंग्रेजी में अब तो वेजिटेबल के अंदर उसको हमने रख लिया है और मसाले के अंदर मान लिया है। और तर्क भी एक से एक बचकाने, मूर्खतापूर्ण तर्क भी उन लोगों के पास है जो उसका व्यवहार कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। ऐसे आयुर्वेद का नाम भी नहीं जानते होंगे, खाने का लिए हो तो अंग्रेजी दवा ही खाएंगे। लेकिन प्याज लहसुन की बात आ गई तो तुरंत उनको भाव प्रकाश निघंटू याद आ जाएगा और आयुर्वेद से प्याज लहसुन को जोड़ करके आपको समझाने लगेंगे कि क्यों प्याज लहसुन क्यों खाना जरूरी। अरे भाई, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रभाव, उसका प्रति प्रभाव आदि भी तो विचार करो कि क्या है, क्यों। हम लवण नहीं खाने वाले थे, अलोन भोजन, मगों का भोजन अलोन भोजन होता था, और आज प्याज पर तर्क कर रहे हो। कितनी नासमझी पूर्ण स्थिति हो।
इससे भी आगे बढ़े, एक कदम आगे। अब तो बहुत परिवारों में कुछ छिपे रुस्तम छिप करके, और कुछ तो प्रत्यक्ष मांसाहार भी कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं। हम सूर्य तंत्र के उपासक थे, वहां पर इन चीजों की वर्जना है। जहां हम लवण भी वर्जित हमारे यहाँ था, आज मांस भक्षण के लिए तर्क दे रहे हैं। मेरी तो ये कुल परंपरा हो गई। भाई ये कुल परंपरा कब से आपकी आई, जरा इस पर तो विचार कीजिए। सूर्य तंत्र में यह मांसाहार कहां से आ गया, मदिरा का सेवन कहां से आ गया, और उसके कारण पर, उसके प्रवेश पर, उसके समावेशन पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। कारण रहा कुछ दबाव, परिवेश, दबाव, और फिर कुछ लोभ। अभी कई कुल में हम देखते हैं कि सुनते हैं, वहां पर पूजा में भी उनका व्यवहार हो रहा है, मांस का प्रयोग कर रहे हैं लोग। मांसाहार का कहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्थान नहीं है हमारे मग समाज में। लेकिन वो लोभ में, दबाव में, आकर्षण में किसी चीज का, यहां के परिवेश में अन्य लोगों को देख करके कि इससे शायद कुछ हो, तंत्र की विषमधारा में प्रवेश करके उधर रुझान उनका हो गया। सूर्य तंत्र से अलग हो गए, वैष्णवी तंत्र से अलग हो गए, और वाम तंत्र के प्रति आकर्षण बढ़ गया। उसमें उन्हें तीव्रता दिखी, उसमें ऊर्जस्विता नजर आने लगी। मतलब कि पथ भ्रष्ट जिसे कहें, मार्ग भ्रष्ट, रास्ता से भटक जाना, वे भटक गए। ये भटकाव ही है, इस पर विचार करना चाहिए। और बचकाने तर्क से काम नहीं चलेगा कि मेरी तो ये कुल परंपरा है। शाकंभरी की कुल परंपरा में मांसाहार कहाँ से आ गया, और उनके पूजन में मांस का प्रयोग कहाँ से हो गया। कहीं न कहीं वो छद्मवेशी हैं। ये आत्ममंथन करने की बात है। अपनी पुस्तक मग दीपिका के लिए जब मैं अपने शोध कार्य में मैं लगा, लोगों से सीधे जहां तक संभव हो गया अधिकाधिक लोगों से मैंने संपर्क साधा। विशेष करके वैसे कुल में, परिवार में जहां पर मांस का प्रयोग हो रहा है। दो चीज अभी हमारे मगध अन्य प्रांतों के यहाँ लोगों के बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन हम मगध वासी हैं। मगध क्षेत्र में 2-3 कुल ऐसे हैं जहाँ पर इसका व्यवहार हो रहा है। उनसे मैंने सीधे संपर्क किया, उनसे प्रश्न किया, जो तत्कालीन जो उपस्थित उनके यहाँ बुजुर्ग हैं, जानकार लोग हैं। तो कुछ तो सीधे चालाकी पूर्वक गोल मटोल बातें करके निकल गए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत करके कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज मार्ग भ्रष्ट हुए हैं, उन्होंने स्वीकारा। और अभी भी सीधे कुल देवता के नाम के क्रम में वो नहीं है। कुल देवता की पूजा की अपनी परंपरा है, अलग स्थान उनका है मंडल में, वास्तु मंडल में, मकान के अंदर। और इनसे भिन्न अन्य स्थान पर हम बलि परंपरा भी हमारे यहाँ है। और ये समय के अनुसार, अब जैसे कैसे अभी हमने कहा कि परिवेश का प्रभाव, कोई लोभ और कोई दबाव। एक ऐसे परिवार से संपर्क हुआ जिन्होंने स्पष्ट जानकारी दी कि हमारे ऊपर मुगल काल का प्रभाव था कि आपको यहाँ रहना है अगर तो मांसाहार करना होगा। मांसाहार करें तो आप यहाँ पर रहें, अन्यथा इस स्थान को छोड़ दें। बहुत से लोग वहां छोड़ करके भाग, अन्यत्र जा करके कहीं शरण लिए, जीवन यापन के लिए निकल गए, अपना जान माल की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए वहां से भाग गए। लेकिन 2-4 कुछ वहां पर उस समय वहां रह गए उस दबाव के क्रम में, और वहां रह करके वो
जैसे दो तरह का स्वभाव होता है ना, एक आदमी संघर्ष करने के लिए तैयार है, एक आदमी पलायन करने के लिए तैयार है, और एक आदमी विलीन होने के लिए तैयार है। कुछ दो चार निकने रह गए, और फिर उनकी वंश वृद्धि अब होकर के हुआ, अपना उनका एक जाल तैयार हो गया, 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 400 वर्षों में। लेकिन अगर वो ये कह दें कि मेरी ये परंपरा है, तो ये ग्राह्य कैसे होगा? ये तो सोचने वाली बात है। तो इस तरह से जब जानकारियां जुटाने लगे तो दो चार जो इन्हें गिने जहां हैं जन के, जो अपने को ये कहते हैं धड़ल्ले से कि भाई ये कुल परंपरा है हमारी, तो कुल परंपरा का ये रहस्य मिला। एक तो दबाव वाले, दूसरा जैसे मान लेते हैं कि कोई कारणवश कोई संतानहीन व्यक्ति है, अब संतान की चाह में वंश परंपरा के निर्वहन के लिए कहीं किसी अन्य योग्य व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से मिला जुला, उसने उसे कुछ रास्ता सुझाया, और वो अपने मार्ग की ओर, हर संप्रदाय अपने एक दूसरे संप्रदाय को अपने संप्रदाय की ओर खींचने का प्रयास करता है, वो अपने संप्रदाय में मिलाने के से, और ये कि नहीं ठीक है, ये तुम काम करो, ये अमुक उपाय हम बताते हैं, ये उपाय करो तुमको संतान लाभ होगा। अब वहां उस व्यक्ति को तो संतान की कामना मुख्य लक्ष्य उसका था ना, और संतान की कामना के लिए वो अपने को गिराने के लिए तैयार हो गया इस लाचारी में, मांसाहार कर लिया। वो वाम दक्षिण अपने मार्ग को, सौर मार्ग को छोड़ करके वो शक्त मार्ग में सीधे आ गया। वाम मार्ग में दक्षिण मार्ग का छोड़ परित्याग करके वाम मार्ग में वो आकर्षित हो गया, और फिर धीरे धीरे ही परंपरा एक भूल परंपरा बन जाती है। मतलब ये कि भूल प्रायः ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी परंपराओं पर अगर हम गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि हमारी परंपराओं के पीछे भी सभी परंपराएं बिल्कुल सही नहीं हैं। परंपराओं के पीछे हमारा भूल भी, हमारी भूले, हमारी गलतियां भी कारण होते हैं। इस तरह से हमारा आहार विकृत हुआ। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आहार पर अभी कुछ और बातें होंगी, फिर आगे विहार और व्यवहार पर भी चर्चाएं होंगी। ये प्रसंग अब ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस विषय को अभी के इस कड़ी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आप इसी तरह से हमेशा बने रहें हमारे साथ, अपनी राय देते रहें। जय भास्कर। हरि ओम।